हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। 1600 के ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर आप लोग निरंतर जुड़े हुए हैं और आपने इतने प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सारे प्रश्न और नाटक और एकांकी के, उपन्यास के, कहानी के, निबंध के, इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं। और इस समय जो प्रश्न चल रहे हैं वो आलोचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं, उन्हें याद कराया जाए, और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग सारे प्रश्न देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, और आगे के जो प्रश्न हैं वे भी आपको समझने में और याद करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि जब हम एक क्रम से अध्ययन करते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है, चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभ्यास तो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपने कितना भी पढ़ा हो, जब तक अभ्यास नहीं करते हैं तब तक चीजें दृढ़ नहीं होती हैं, और परीक्षा के लिए अभ्यास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। हम लोग आलोचना के प्रश्न देख रहे हैं, और उसमें भी हमने यहाँ तक प्रश्न देख लिए थे। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है ये देख लिया था। श्याम सुंदर दास जी हैं इस कृति के रचनाकार। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं नागरी वर्णमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान और भाषा रहस्य आदि। गुलाब राय का नवरस और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का वांग्मय विमर्श, कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ था? रामदहिन मिश्र जी की रचना है काव्य विमर्श, उसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। वो प्रकाशित हुई थी 1951 ईस्वी में। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है 1947, 1942 और 1938। रामदहिन मिश्रकृत काव्य विमर्श का प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे हैं काव्यालोक, काव्य दर्पण और काव्य में अप्रस्तुत योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो कृतियां नीचे दी गई हैं, काव्य दर्पण बहुत बार पूछा गया है कि काव्य दर्पण किसकी रचना है, तो रामदहिन मिश्र जी की। और कब प्रकाशित हुई है? 1947 ईस्वी में। और काव्य में अप्रस्तुत योजना किसने करी? रामदहिन मिश्र जी ने। तो इसको आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर कौन नहीं है? इन चार नामों में से कौन मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा या भगीरथ मिश्र? तो यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त और रामविलास शर्मा ये सभी मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर हैं। ये जब हमने आलोचना के महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे तब हमने उसके बाद इस पर चर्चा की थी कि कौन कौन मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर हैं, अर्थात किसने किसने मार्क्सवादी समीक्षा का पक्ष लिया है। तो उनमें शिवदान सिंह चौहान जी का तो नाम विशेष रूप से आएगा ही आएगा, और प्रकाश चंद्रगुप्त और रामविलास शर्मा जी भी उन्हीं में है। लेकिन भगीरथ मिश्र जो है वो मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में नहीं आते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा या श्याम सुंदर दास? तो भाषा और समाज जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसके रचयिता है रामविलास शर्मा। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। और रामविलास शर्मा जी की जो अन्य प्रमुख कृतियां हैं वे प्रेमचंद, भारतेंदु युग, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य आदि हैं। रामविलास शर्मा जी ने बहुत सारे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें भाषा और समाज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। भाषा और समाज, इसके अतिरिक्त इनका आस्था और सौंदर्य, ये भी बहुत बार पूछा गया। आस्था और सौंदर्य, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आस्था और सौंदर्य दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी? राम जी में। आस्था और सौंदर्य दोनों चीजें कहाँ मिल जाएंगी? तो राम जी में मिल जाएंगी। और ये आपको याद रखना है कि राम बिलास शर्मा जी हैं आस्था और सौंदर्य के रचयिता। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? गुलाब राय, आनंद प्रकाश दीक्षित, या डॉक्टर रामानंद तिवारी, या डॉक्टर निर्मला जैन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण कृति है। अगर आपने पिछली कक्षा ली हो तो उसमें हमने देखा था कि रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक है, रस सिद्धांत। और नगेंद्र जी एक बहुत प्रसिद्ध समालोचक हैं। आलोचना के क्षेत्र में नगेंद्र जी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और रस सिद्धांत नगेंद्र जी की पुस्तक है। रस सिद्धांत किसकी है? नगेंद्र जी की पुस्तक है। और ये जो हम देख रहे हैं ये है रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण, ये जो रचना है पूछा गया है ये किसकी है? तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि रस सिद्धांत जो पुस्तक है वो डॉक्टर नगेंद्र जी की है। रस सिद्धांत किसकी है? नगेंद्र जी की है। और यहाँ पर जिस पुस्तक का नाम दिया गया है वो है रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण। तो रस सिद्धांत जो कि नगेंद्र जी की पुस्तक है, अगर आप नगेंद्र जी की पुस्तक, नगेंद्र जी ऐसे आलोचक की पुस्तक का स्वरूप और विश्लेषण कर लें, उसके स्वरूप का विश्लेषण कर दें, उसको विश्लेषित कर दें। मान लीजिए आपको रस सिद्धांत पुस्तक दी डॉक्टर नगेंद्र जी की और हमने कहा कि आपको इसके स्वरूप का विश्लेषण करना है, अर्थात इस पर एक पुस्तक लिखनी है कि रस सिद्धांत कैसी पुस्तक है। तो आपने उसे पूरा पढ़ा और उसके स्वरूप का विश्लेषण किया और आपने कर लिया, तो आपको क्या आएगा? आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। अब नगेंद्र जी जैसी पुस्तक के जो पुस्तक है, आलोचक नगेंद्र जी की पुस्तक रस सिद्धांत, यदि उसके स्वरूप का विश्लेषण आप कर लें तब तो आनंद ही आनंद है। तो ये आनंद का विषय है। तो रस सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण किया तो क्या आया? आनंद। और आनंद से आनंद प्रकाश दीक्षित। आनंद से क्या याद रखेंगे? आनंद प्रकाश दीक्षित। तो आशा करती हूँ कि आनंद प्रकाश दीक्षित जी की ये जो पुस्तक है ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी और हमेशा याद रहेगी। जैसे ही आप देखेंगे कि रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण, तो रस सिद्धांत के स्वरूप का आपने विश्लेषण किया जिससे क्या आया? आनंद आया। और आनंद से आनंद प्रकाश दीक्षित। तो रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। फिर से एक बार, रस सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण किया जिससे आनंद आया, तो आनंद प्रकाश दीक्षित जी की पुस्तक है ये। ऐसे 2-4 बार आप बार जब इसे सुनेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। और जैसे ही ये नाम आपके सामने आएगा तुरंत आपको याद आएगा कि मैंने रस सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण किया और आनंद आया। और आनंद प्रकाश दीक्षित इस पुस्तक के रचयिता हैं, इस कृति के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं रामानंद तिवारी और निर्मला जैन। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आलोचना के जितने भी ये रचनाएं हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। आलोचना का अलग से भाग रहता है किसी भी पाठ्यक्रम में और ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाते हैं। ये नवरस गुलाब राय जी का है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र ये निर्मला जैन जी का है। और पिंजर प्रेम प्रकाशिया डॉक्टर रामानंद तिवारी जी की पुस्तक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? प्रेमचंद और उनका युग उन्हीं की है। भाषा और समाज ये रामविलास शर्मा जी की। अभी हमने देखा पिछला जो प्रश्न है उसके ऊपर यही प्रश्न था कि भाषा और समाज किसकी पुस्तक है। और रस मीमांसा और आस्था और सौंदर्य, तो इसमें जो रस मीमांसा है ये शुक्ल जी की पुस्तक है, न कि रामविलास शर्मा जी की। ये रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसलिए विकल्प बी सही होगा। अन्य जो पुस्तकों के नाम दिए गए हैं ये रामविलास शर्मा जी के ही हैं। रस मीमांसा रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है बल्कि यह रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है। प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज तथा आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। ध्यातव्य है कि रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्यदेव चौधरी, महेंद्र कुमार, भगीरथ मिश्र या डॉक्टर नगेंद्र? तो ये रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक है और ये अभी मेरे सामने रखी हुई है तो आपको दिखा देती हूँ। ये रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक है। जब हम पुस्तक देख लेते हैं, उसका जो मुख्य पृष्ठ होता है, इसको जब हम देख लेते हैं और लिखा हुआ देखते हैं तो वो पुस्तक याद रह जाती है, पुस्तक का नाम याद रह जाता है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, रीति काव्य की भूमिका, नीचे लिखा है डॉक्टर नगेंद्र। तो जैसे ही परीक्षा में प्रश्न पत्र में ये लिखा हुआ आएगा रीति काव्य की भूमिका, तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए, ये पृष्ठ आपको याद आ जाना चाहिए कि रीति काव्य की भूमिका लिखा था और उसके नीचे काले अक्षरों में, जो काले रंग से डॉक्टर नगेंद्र लिखा हुआ है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक है। तो ये पूरा आपको याद आ जाना चाहिए, ये पृष्ठ याद आ जाना चाहिए। इसीलिए जब हम मूल देख लेते हैं या मूल थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं तो पुस्तकों के नाम और उसके जो लेखक हैं वो हमें याद रह जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आपने इतने बार देखा है तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि बच्चन सिंह जी की पुस्तक है। दिखा देती हूँ कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये सफेद रंग से लिखा हुआ है बच्चन सिंह जी, और ऊपर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसी तरह से रीति काव्य की भूमिका काले रंग से लिखा हुआ है डॉक्टर नगेंद्र। तो ये चीजें बहुत ध्यान से देखा करिए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये देख लेंगे ध्यान से तो कुछ पुस्तकें तो ऐसे ही याद रह जाती हैं। तो रीति काव्य की भूमिका किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र जी की है। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता डॉक्टर नगेंद्र हैं और इन्होंने रीतिकाल, रीतिबद्ध काल एवं रीत साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया है। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वांग्मय का विकास और काव्य शास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी और भागीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखी है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन इनमें से गलत है? गलत कथन पूछा गया है। पहला जो है वो ये है कि समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल जी ने ही ध्यान आकृष्ट किया, ये सही है। और अगला है, उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया लेकिन उसका जो बाह्य रूप और रचना विधान वो पश्चिम से लिया, ये भी सही है। तीसरा है, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ दायित्व सौंप दिया हो और वो काम न किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौथा है कि हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की है, बिल्कुल सही कथन है। विकल्प सी गलत है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर गलत जो विकल्प है वही पूछा गया है, तो गलत विकल्प है सी। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित यह कथन गलत है क्योंकि शुक्ल जी ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाएं की हैं और रस मीमांसा सैद्धांतिक समीक्षा और गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार आदि व्यवहारिक समीक्षा का उदाहरण है। इनके जो रस मीमांसा है शुक्ल जी की जो पुस्तक है ये सैद्धांतिक समीक्षा का ही उदाहरण है। बहुत बार प्रश्न इस तरह से भी बन जाता है कि शुक्ल जी की जो पुस्तक है रस मीमांसा वो सैद्धांतिक समीक्षा का उदाहरण है या व्यवहारिक समीक्षा का। तो ध्यान रखिएगा कि उनका जो रस मीमांसा है वो सैद्धांतिक समीक्षा का उदाहरण है, व्यवहारिक का नहीं है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है इनमें से? डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा अरुण, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो विकल्प डी यहाँ सही होगा। प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी साम्यवादी आलोचक हैं। प्रखर साम्यवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, साहित्य मूल और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना जो कि 3 भागों में क्रमशः प्रकाशित हुई थी 1969
और 1969 के बाद 1972, उसके बाद 1976। ये हमने पिछली कक्षा में बहुत विस्तार से निराला की साहित्य साधना के जो सन है, प्रकाशन वर्ष, वे याद किए हैं। आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है। निराला की साहित्य साधना बहुत महत्वपूर्ण कृति है रामविलास शर्मा जी की, और इसका प्रकाशन वर्ष बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। और हिंदी जाति का साहित्य भी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की कृति है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? जो शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति है वो कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? अलंकारिकता पर, भाव या रस पर, छंद योजना पर, या रूप या शिल्प पर? तो यहाँ विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। जो शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति है वो कथ्य के बजाय रूप या शिल्प पर बल देती है। शैली विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शैली और विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है शैली का विज्ञान। अर्थात जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए वो शैली विज्ञान है। और शैली विज्ञान भाषा विज्ञान और साहित्य शास्त्र दोनों की सहायता लेता हुआ भी दोनों से अलग स्वतंत्र विज्ञान है। अगर आपने काव्य शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब हम ध्वनि विज्ञान पढ़ते हैं, जब आपने ध्वनि विज्ञान पढ़ा होगा उसी के साथ आपने शैली विज्ञान भी पढ़ा होगा। ये एमए के पाठ्यक्रम में भी रहता है शैली विज्ञान। तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि शैली विज्ञान क्या है। अर्थात शैली विज्ञान का यदि शाब्दिक अर्थ लें तो शैली का विज्ञान, रूप या शिल्प जो होता है काव्य का, उससे लिया जाता है। इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि केदार छाया वादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? केदार को छाया वादोत्तर कविता का सुमित्रानंदन पंत किसने कहा है? तो बच्चन सिंह जी ने कहा है। विकल्प बी सही होगा। प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल को उनके प्रकृति चित्रण पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि केदार छाया वादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी को हम लोग पढ़ चुके हैं। इनकी ये प्रमुख जो रचनाएं हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, अपूर्वा, आत्मगंध, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण है। ये केदारनाथ अग्रवाल जी की तुलना बच्चन जी ने किससे करी है? सुमित्रानंदन पंत जी से करी है कि केदार जो है वो छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। सुमित्रानंदन पंत जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो उनका जो प्रकृति चित्रण है उसी के आधार पर केदारनाथ जी के प्रकृति चित्रण को देखते हुए बच्चन सिंह जी ने ये तुलना करी है। और केदारनाथ अग्रवाल काव्य यात्रा के जो आरंभिक दौर में थे, जब आरंभिक दौर में थे तब वे बालेंदु उपनाम से कविता लिखते थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बालेंदु उपनाम से कविता कौन लिखते थे? तो बालेंदु उपनाम से कविता लिखते थे केदारनाथ अग्रवाल जी। तो केदारनाथ अग्रवाल काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से कविता लिखते थे, ये भी ध्यान रखना है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और सब में एक रचना है और उसके सामने एक रचनाकार दिया हुआ है। तो पहचानना ये है कि कौन सा इसमें गलत है, कौन सा रचना और रचनाकार गलत लिखा हुआ है। अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं और अभी शुरू से कक्षा को ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है और आप बैठे हुए हैं सामने या नींद आ रही है, अगर ऐसी स्थिति है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ध्यान से कक्षा में हैं तो आप ये प्रश्न तुरंत हल कर लेंगे, क्योंकि अभी हम इसी कक्षा में 2 से 3 बार ये बात कर चुके हैं कि रस सिद्धांत किसकी पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र जी की है। और यहाँ पर रस सिद्धांत के आगे क्या लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल। तो ये गलत है निश्चित रूप से। और यहाँ पर यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है। तो सुमेलित नहीं है विकल्प बी, क्योंकि रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक नहीं है। जब हमें उत्तर आता होता है तो सीधा हमारी नजर उत्तर पर ही जाती है कि कौन सा वाला जो सही है, सीधा आंखें उसको ही देखती हैं। और क्योंकि इसको हम कई बार अभी देख चुके हैं तो मेरी नजर भी सबसे पहले रस सिद्धांत पर ही गई। विकल्प बी रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, ये गलत है, क्योंकि रस सिद्धांत किसकी पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र की है। इसके अतिरिक्त रंग दर्शन नेमीचंद्र जैन, ये सही है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा बिल्कुल सही है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? एक प्रयोगवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, व्यंग लेखक या आलोचक? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। विकल्प डी सही होगा।
बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य जगत में आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्याम सुंदर दास जी की आलोचनात्मक कृतियां हम पहले भी देख चुके हैं। इनकी प्रसिद्ध जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वे हैं कबीर ग्रंथावली, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी भाषा का विकास आदि। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।